हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पी ब्लॉक की स्टार्टिंग करेंगे। वैसे तो पी ब्लॉक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आप जितना मर्जी रिएक्शंस को याद कर लो, बहुत सारी रिएक्शंस है पी ब्लॉक में। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हर ग्रुप की, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन सभी की इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी एग्जाम्स में पूछी जाती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ग्रुप 13 के बारे में पढ़ेंगे, बोरोन फैमिली के बारे में, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्रुप 13 होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पीरियोडिसिटी पढ़ी थी। ठीक है, हम लोगों ने पीरियोडिसिटी पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि साइज वगैरह किस तरीके से वेरी करता है टॉप टू बॉटम जाने पर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, ये जो मेरा ग्रुप 13 है इसमें मेरे पास बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का और ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हमारे पूरी पी ब्लॉक के कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस होती है जिनमें इनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जब हम लोग थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पीरियड के बाद कुछ फील्ड डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आते हैं। मतलब कि थर्ड पीरियड से जब हम फोर्थ पीरियड में जा रहे हैं तो फोर्थ पीरियड में पहले मेरे पास डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि देखो होता क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा गैलियम है इससे पहले डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स होंगे। मतलब इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? डी सब शेल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डी सब शेल में जाएंगे। ठीक है, तो गैलियम के केस में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, गैलियम से पहले जो एलिमेंट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? डी सब शेल में जा रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जब हम थर्ड टू फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने लग जाते हैं। 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो हमारा साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, बोरोन से एल्यूमिनियम तक साइज बढ़ा, उसके बाद एल्यूमिनियम से गैलियम तक भी साइज बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो मेरे पास नंबर ऑफ शेल होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो एल्यूमिनियम का साइज है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली गैलियम के सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली गैलियम के इक्वल होता है, उससे बड़ा नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। क्यों होता है ऐसा? देखो उसका रीजन होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? इस गैलियम से पहले मेरे पास डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स थे, जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ गया था? लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा गया था डी सब शेल में। ठीक है, अब हम सभी को पता है जो हमारी डी ऑर्बिटल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज्ड होती है। मैंने पीरियोडिसिटी में भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी, जो मेरे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। तो जितनी ज्यादा मेरी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होगी, ये अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, ये ऑर्बिटल इतनी बड़ी है, इतनी डिफ्यूज्ड है कि सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज तो बाहर लीक कर जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा। जितना भी न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर फ्लो करेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, इस डी की जो ऑर्बिटल्स होती है वो सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर भेज रही है, क्योंकि देखो उसके पास
कितने सारे रास्ते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज के पास बाहर जाने के। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है इस न्यूक्लियर चार्ज को कम शील्ड कर पाएगी, कम प्रोटेक्ट कर पाएगी, इस न्यूक्लियर चार्ज को कम शील्ड कर पाएगी, कम प्रोटेक्ट कर पाएगी। यानी कि जो मेरी डी ऑर्बिटल्स होती है इनकी शील्ड करने की पावर, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करने की पावर बहुत कम होती है। शील्डिंग का क्या मतलब है? इस न्यूक्लियर चार्ज को प्रोटेक्ट करके रखना। ये इतनी ज्यादा डिफ्यूज्ड है कि इस न्यूक्लियर चार्ज को इसको प्रोटेक्ट करने की पावर बहुत कम है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियर चार्ज को बाहर भेज देती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज तो छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? डी में गया होगा, क्योंकि डी में गया होगा या फिर एफ में गया होगा, क्योंकि डी और एफ ही ऐसे सबशेल्स हैं जिनकी जो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं और जिनकी शील्डिंग पावर बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही पुअर शील्डिंग पावर होती है। ये न्यूक्लियर चार्ज को कवर अप करके नहीं रखते, सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे जाता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इस वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी को ही हम लोग डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब या तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? डी सबशेल में गया होगा उससे पहले, या फिर एफ सबशेल में गया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला कि बोरोन से जब मैं एल्यूमिनियम तक जाऊंगी तो साइज बढ़ेगा, यूजुअली जो बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं, क्योंकि गैलियम से पहले डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ गए 10, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया जिनकी शील्डिंग पावर बहुत पुअर थी। तो न्यूक्लियर चार्ज ने गैलियम के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अगर अट्रैक्ट किया तो उस वजह से गैलियम का साइज बहुत डिक्रीज हो गया, गैलियम का साइज बहुत कम हो गया। यानी कि देखो, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैसे अगर हम बात करें तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो गया। इन दोनों इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इसी वजह से जो मेरा एल्यूमिनियम का साइज है वो गैलियम के इक्वल हो गया। इसी वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के इक्वल हो गया। मतलब कि मेरे पास एल्यूमिनियम और गैलियम में से इन दोनों का साइज इक्वल क्यों होता है? इसी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है डी और एफ ऑर्बिटल्स का वो बहुत पुअर होता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत जगह पे ये काम आएगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद तो मेरा गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 5th पीरियड में एंटर करते हैं एफ सबशेल। मेरे जो लैंथेनाइड्स होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 5th पीरियड में मेरे लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं। अब एफ सबशेल का जो शील्डिंग और भी पुअर होता है, वो इससे भी ज्यादा डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होती है। तो उस वजह से भी अगर मैं गैलियम से इंडियम की तरफ बात करूंगी तो साइज वैसे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साइज उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। साइज मेरा जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता? इस अब यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्शन हुई उसको, अब ये किसकी वजह से हुई? एफ सबशेल की वजह से, लैंथेनॉइड्स की वजह से। इसको हम लोग एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, या फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। मतलब कि देखो, बोरोन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट सेम, उससे बड़ा किसका? उससे बड़ा मेरे पास साइज होगा क्या? इंडियम का। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा, साइज डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना साइज इंडियम का बढ़ना चाहिए ना उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जितना साइज बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, तो इस वजह से इन दोनों में साइज डिफरेंस बहुत कम होता है। देन मेरे पास आता है थैलियम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइज बढ़ेगा तो सही, इसमें तो ऑलमोस्ट दोनों इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, इसीलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज सेम हो गया था। इंडियम के केस में भी ऐसा होगा, गैलियम और इंडियम के केस में भी, लेकिन साइज इंक्रीज जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसी वजह से इंडियम का साइज गैलियम से ज्यादा होगा। अब एक चीज याद रखना, ये जो मेरे पास डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होती है ये ग्रुप 13 तक ही रहती है, और ग्रुप 14 में भी थोड़ा सा इफेक्ट इन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का रहता है, लेकिन आफ्टर ग्रुप 14 ऑनवर्ड 15, 16, 17 में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। ये डी ब्लॉक कंट्रैक्शन की वजह से साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रुप 13 में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा डी में ही तो गया है,
14 में थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, लेकिन 15, 16, 17 में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जो बच्चे 11th क्लास में होंगे, उनके जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जेई में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, इसके साइज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, याद रखना। अब क्योंकि इनका साइज सेम है तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम रहती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कोई आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सेम क्यों होती है? क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज भी सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक और इफेक्ट की, आयनाइजेशन, या एक सेकंड, यहाँ पे ना जो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है ना, वो बहुत ही इर्रेगुलर ऑर्डर होता है। वो बहुत ही इर्रेगुलर ऑर्डर होता है। मतलब जो मेरे पास डाटा होता है ना, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा होता है। वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा होता है। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये डाटा ही क्यों है मेरे पास, ये डाटा ही क्यों आया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है बोरोन की, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। उसके बाद होती है थैलियम की, देन होती है गैलियम की, देन होती है एल्यूमिनियम की, एंड देन होती है इंडियम की। इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और ये जो मेरे पास डाटा है ना, अब आप बोलोगे थैलियम का साइज तो सबसे बड़ा होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। याद रखना, ये जो मेरे पास ऑर्डर आया है ना, वो एक्सपेरिमेंटल आया है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में एक साथ इन सब के रोल प्ले करते हैं, और उस अकॉर्डिंग मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आता है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आता है। इनऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से मैक्सिमम चीजें तो एक्सपेरिमेंटली ही होती है। हम क्या करते हैं, जो हमें रूल्स पता है, लाइक अगर हमें फजांस रूल पता है, हमें यहाँ पे शील्डिंग का इफेक्ट पता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पता है, हम उन सभी फैक्टर्स को मिला के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इन रीजंस की वजह से हमारा ऑर्डर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो मेरा ऑर्डर होता है वो ये होता है, बोरोन की सबसे ज्यादा होती है, देन थैलियम की, देन गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की, एंड देन इंडियम की। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये सभी डाटा मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये सभी डाटा मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसका पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, जिसका पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा यूज है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। जो 12th क्लास में है उनके बोर्ड्स में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होता, ठीक है। होता क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? देखो मेरे पास बोरोन फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो देखो इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1। तो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? +1 भी शो कर सकते हैं और +3 भी शो कर सकते हैं। जनरली +3 तो ये शो करते ही है, सबके सब +3 तो ये शो करते ही है, लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि थैलियम +3 और +1 की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरा थैलियम +1 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू थैलियम +3 स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप सोचोगे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो मोस्टली बच्चे जो 12th क्लास में है वो तो पढ़ ही चुके होंगे। देखो होता क्या है मेरे पास, देखो बोरोन और एल्यूमिनियम के केस मैंने अभी आपको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया, उसी की एक एप्लीकेशन होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम में ऑल्दो इसके केस में 3d ऑर्बिटल्स तो होंगे, थर्ड पीरियड का है, 3d ऑर्बिटल्स तो होंगे, फिल्ड नहीं होंगे, खाली होंगे, क्योंकि इसके बाद फिलिंग शुरू होती है ना 4th पीरियड में, तो इसके पास 3d ऑर्बिटल्स तो होते ही है, ठीक है। ऐसे ही गैलियम के पास भी होंगे, उसके पास इंडियम के पास भी होंगे और थैलियम के पास भी होंगे। तो इनके पास d सबशेल्स होते हैं जिनमें अब गैलियम, इंडियम और थैलियम में d में फिलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास 3d वाले d वाले एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 4d वाले एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे 5d वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है।
अब ये जो मेरे 3D, 4D और 5D होते हैं, इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से होता क्या है, मैंने बोला सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा, तो जो बाहर मेरे s ऑर्बिटल्स होते हैं, s होंगे देन p होंगे, ठीक है। तो जो मेरे s ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे मेरे जो s ऑर्बिटल्स होंगे उन तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा। अब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। अगर इसके पास यहाँ पे मेरे पास d सबशेल है, ठीक है, d सबशेल की शील्डिंग बहुत पुअर, सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज s तक पहुंच रहा है। ये न्यूक्लियर चार्ज इन s के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज से इतने ज्यादा वो अट्रैक्टेड है कि वो बाहर s इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज ही नहीं कर सकते, अपने s इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लूज ही नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मेरे पास अगर p का एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर s के दोनों भी लूज कर दिए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या बोला कि अगर d ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ गए ना, पहले d ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ गए, उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज s वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा और s वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, मतलब वो +3 तो शो ही नहीं कर पाएगा, वो +1 ही तो शो करेगा, तो इसी वजह से देखो, क्योंकि गैलियम में फील्ड मेरे पास 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये +3 के साथ साथ +1 भी शो करता है, ये भी +1 शो करते हैं और ये भी +1 शो करते हैं। लेकिन नीचे जाने पर +1 की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास 3D के ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे 4D के और 5D के, तो 5D तो 4D से भी ज्यादा डिफ्यूज और 4D 3D से भी ज्यादा डिफ्यूज, तो ऑर्बिटल्स का अगर साइज बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल्स और ज्यादा डिफ्यूज हो रहे हैं। अगर ऑर्बिटल्स डिफ्यूज होंगे, उनकी शील्डिंग और कम होगी, तो s वाले बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे थैलियम के केस में, क्योंकि 5D वाले फुली फिल्ड यहाँ पे रहते हैं, इनके केस में क्योंकि 5D की शील्डिंग सबसे पुअर होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज होंगे, इस वजह से s वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते और ये +3 तो शो ही नहीं करना चाहते, ये सिर्फ +1 ही शो करना चाहते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है आगे मेरा ग्रुप 14 में भी वैलिड होगा, अभी जब ग्रुप 14 पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछे कि जनरली बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बोरोन फैमिली में ग्रुप 13 में या फिर जेई में आ जाएगी, ग्रुप 13 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों बढ़ जाती है? एक ही रीजन है उसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से s वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पुअर शील्डिंग इसकी d ऑर्बिटल्स की लगेगी, इसके करेंगे क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसकी पुअर, मतलब 4D की शील्डिंग 5D से तो अच्छी ही होगी, ऐसे 3D की 4D से थोड़ी सी बेटर होगी, तो इसीलिए ये +1 की टेंडेंसी शो करने की टेंडेंसी मेरी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे बहुत सारी क्वेश्चंस में इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद रखना जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से प्रूव किया गया है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो याद रखना और एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो भी याद रखना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास क्या है? रिएक्शन विद एयर। अब एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करने पर ये क्या फॉर्म करते हैं? तो ये जनरली दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या? M2O3 और M2O। दो तरीके के जनरली ऑक्साइड्स बनाते हैं, M2O3 और M2O। इसमें हमारे बोरोन भी रिएक्ट करता है, गैलियम भी रिएक्ट करता, बोरोन भी रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है, लेकिन गैलियम और इंडियम, जो मेरे गैलियम और इंडियम है, ये दोनों अनअफेक्टेड रहते हैं, एयर के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते। जनरली जो मेरा प्योर बोरोन होता है ना वो रिएक्ट नहीं करता,
जो मेरा प्योर बोरोन होगा वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मेरा इम्प्योर बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है, B2O3 की फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे ही जो मेरा एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एयर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब ये जो मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये क्या होता है, अगर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया ना तो ये एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर लेयर बना लेता है, लेयर बनने की वजह से फर्दर मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसी को हम लोग पैसिवेशन बोलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम की रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के सरफेस पे लेयर बना लेता है, जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता और फर्दर एल्यूमिनियम की रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। इसको हम लोग पैसिवेशन बोलते हैं। और ध्यान रखना, गैलियम और इंडियम ये रिएक्ट नहीं करते, प्योर बोरोन भी रिएक्ट नहीं करता। इम्प्योर बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 की फॉर्मेशन कर लेता है, B2O3 की फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और जो मेरा थैलियम होता है, थैलियम मेनली इस तरीके का ऑक्साइड बनाता है, Tl2O। थैलियम मेनली इस तरीके के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद एसिड्स, कि ये जो मेरे पास मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो बोरोन होता है वो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, H2SO4, डाइल्यूट HCl, इनके साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन बाकी के सभी मेरे मेटल्स, बाकी के जो मेरे सभी कंपाउंड्स हैं, लाइक मेरे पास एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सभी इनके साथ रिएक्ट करके, लाइक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके इनके ट्राइक्लोराइड्स बना लेते हैं, लाइक AlCl3 बन जाएगा, GaCl3 बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। बोरोन याद रखना ऐसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो मेरा बोरोन होता है वो जितने मेरे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, लाइक मेरा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस, इस तरीके से भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस। प्लस में मेरे पास NO2 का रिलीज हो जाता है। सिमिलरली बोरोन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मेरे पास H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड और SO2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। याद रखना ये जो बोरोन है वो इन एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ H3BO3 की, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। अब ये कोई बेस नहीं होता, ये एक लुईस एसिड होता है, ये एक लुईस एसिड होता है, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है जिसमें वो बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी H3BO3 और SO2 की फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है क्या, रिएक्शन इन अल्कली, या फिर जो बेसिस होते हैं बेसिस के साथ रिएक्शन विद अल्कली, ठीक है। तो जो मेरा इंडियम होता है और गैलियम होता है, याद रखना जैसे वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते ना, वैसे ही वो एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते, जो मेरा बोरोन है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3BO3 उस ऑर्थोबोरिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। और बाकी मेरा क्या बचा, एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है क्या, NaAlO2, इसको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस का रिलीज कर देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे गैलियम तो रिएक्ट करता है, थैलियम रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। गैलियम इसी तरीके से NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2AlO2
और ये Na2GaO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोरोन NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3BO3 बनाता है, और जो एल्यूमिनियम और गैलियम है ये NaAlO2 और NaAlO2 और NaGaO2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और साथ में इन तीनों में मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं। अब ये जो मेरा बोरोन है ना, बोरोन नाइट्राइड है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है BnX की फॉर्म में। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एसिड्स और एल्कली की रिएक्शन के बाद आते हैं इनके हाइड्राइड्स। इनके हाइड्राइड्स यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जनरली मेरे पास जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं ये MH3 टाइप्स के हाइड्राइड बनाते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बोरोन के हाइड्राइड्स पाए जाते हैं। जो बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं, बोरोन हाइड्राइड्स होते हैं, ये जो मेरे पास बोरोन हाइड्राइड्स होते हैं लाइक BH3, ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं BnHn+4, BnHn+4, यानी कि जनरली अगर n की वैल्यू 2 है तो ये B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और उसके बाद ये होते हैं BnHn+6, Bn, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, BnHn+4 और BnHn+6। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, B2H8। ठीक है, अब ये वाले जो मेरे हाइड्राइड्स होते हैं ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो मेरे इस तरीके के हाइड्राइड्स होते हैं ये हाईली स्टेबल हाइड्राइड्स होते हैं, हाईली स्टेबल हाइड्राइड्स होते हैं। अब ये इस BH3 की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, देखो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं BH3 का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। sp2 होने की वजह से बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करना होता है। अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये डाइमराइज कर जाते हैं दो PH3 के मॉलिक्यूल्स और B2H6 यानी कि डाइबोरेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, डाइबोरेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए डाइमराइज करके B2H6 की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब इस B2H6 में एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है जिससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो B2H6 होता है उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो अब देखो इसकी बॉन्डिंग समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या देखो बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, B2H6 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो होगा क्या, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये एक हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन और बची। देखो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करना था, तभी तो इन दोनों ने डाइमराइज किया। डाइमराइज जब करेंगे तो देखो इन दोनों के बीच में इस तरीके से बॉन्ड होना चाहिए ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से बॉन्ड होना चाहिए। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक टाइम पे ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब ये इससे बॉन्ड बनाएगा फिर ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड कहां से आए, ये दोनों बॉन्ड तो होने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर ये दोनों बॉन्ड ही नहीं होंगे इस तरीके से, अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर ये डाइमराइज कैसे किया। तो यहाँ पे ना एक हमारे पास स्पेशल तरीके का बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। होता क्या है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बारी तो ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक बारी इससे बॉन्ड बनाएगा, एक बारी इससे बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना वो एक डीलोकलाइज बॉन्ड बनाता है, मतलब एक बारी इससे बॉन्ड बनाएगा, एक बार इससे बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये वाला हाइड्रोजन इससे, एक बार इससे। तो इस बॉन्ड को ना हम लोग डीलोकलाइज बॉन्ड बोलते हैं। डेफिशिएंसी, इससे ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा, बस डेफिशिएंसी ओवरकम हो रही है। तो डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे बनाते हैं, कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 थे, ठीक है, लेकिन सेंटर 3 है। ऑल्दो वो एक टाइम पे तो एक ही से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इतने कम टाइम पे ये बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है, एक बार इससे बनाएगा फिर इससे बनाएगा, इतने कम टाइम पे बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बनता है ना वो इन तीनों के बीच में इस तरीके का बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी s, ठीक है, इसके पास s ऑर्बिटल है तो इसकी sp2 इसके s से ओवरलैप करता है और इस तरीके का बॉन्ड बनाता है, बनाना टाइप का बॉन्ड। और यहाँ पे मेरे पास सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इन बॉन्ड्स को हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड क्यों बनते हैं? इस बोरोन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। एक टाइम पे बनाएगा तो एक ही से बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड डीलोकलाइज करता रहता है, कभी इससे बनाएगा फिर इससे फिर इससे फिर इससे, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास एक डीलोकलाइज बॉन्ड होता है इसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे ही इसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेरे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इस बार जेई ने पूछा था कि बताओ B2H6 में कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको बनाना बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को दूर करने के लिए ऐसे बनाना की शेप ले लेते हैं बॉन्ड्स, तो इसीलिए इनको हम लोग बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना कितने नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं और कितने नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं हैलाइड्स। तो जो मेरे पास यहाँ पे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके MX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। MX3 टाइप ऑफ हैलाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो थैलियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए वो TLX टाइप ऑफ हैलाइड की फॉर्मेशन करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बोरोन के जो हमारे डिफरेंट हैलाइड्स होंगे BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, ठीक है, इनकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ को मुझे कंपेयर करना है। लुईस एसिड स्ट्रेंथ, लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी। तो आप सोचेंगे कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, ये इसके पास ऑलरेडी वैकेंट है और इसके अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्रिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, मतलब ये तो सबसे अच्छा लुईस एसिड हुआ। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऑर्डर मेरा रिवर्स होता है। Bi3 सबसे अच्छा लुईस एसिड, देन BBr3, देन BCl3, देन BF। लेकिन होना तो उल्टा चाहिए था। तो इसका रीजन क्या है? मैंने आप लोगों को बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, तो देखो होता क्या है BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग की वजह से फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है और डोनेट करने की वजह से बोरोन और फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, बोरोन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग बैक बॉन्ड बोलते हैं। मैंने आपको बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग करके ही इस बोरोन की डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, बोरोन की डेफिशिएंसी को खत्म कर दिया। बोरोन की डेफिशिएंसी को अगर इसने खत्म कर दिया तो आप देखो इसके पास तो डेफिशिएंसी बची नहीं, क्योंकि इसने तो इंटरनली अपने लोन पेयर दे दिए। तो अब इसके बाद डेफिशिएंसी ही नहीं बची, तो ये बाहर से किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दैट मींस ये एक लुईस एसिड बचा ही नहीं है, ये एक अच्छा लुईस एसिड है ही नहीं। अब फ्लोरीन के केस में क्योंकि 2p ओवरलैप की वजह से बाई पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसके केस में फ्लोरीन सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा।
मतलब सबसे कम डेफिशिएंसी होगी, इसी वजह से ये सबसे पुअर लुईस एसिड होता है। Cl के केस में 2p 3p ओवरलैप होगा जो थोड़ा सा कम अच्छा होगा इससे, तो इस वजह से इसकी लुईस स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है। सिमिलरली 2p 4p ओवरलैप होगा जो और भी वीक होगा और भी कम होगा, और दूसरा उनके बीच की बोरोन और उसके बीच की Br के बीच की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही पाई बॉन्ड बहुत वीक बनेगा, तो इस वजह से उसके अंदर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। सिमिलरली Bi3 के केस में 5p के ऑर्बिटल्स आ गए, बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ गई, डेफिशिएंसी और ज्यादा कम हो गई, तो इस वजह से इसकी लुईस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर देना, गेम हो जाएगा आपका। ध्यान रखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैलाइड्स के केस में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास देखो, अब जो ये मेरे पास AlCl3 होता है, ऐसे ही AlCl3 भी एक लुईस एसिड होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये एक लुईस एसिड होता है, ठीक है, ये एक लुईस एसिड होता है। और इसमें दोनों ही देखो थर्ड पीरियड के हैं, तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए मिनिमम एक सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। तो ये अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए डाइमराइज कर जाता है और Al2Cl6 की फॉर्म में पड़ा रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये डाइमराइज कर जाता है। और ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास वेपर फेज में होता है, वेपर फेज में ये डाइमराइज कर जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में AlCl3 की फॉर्म में ही पड़ा रहता है, AlCl3 की फॉर्म में ही पड़ा रहता है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास जो क्रिस्टलाइन स्टेट होती है उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इस तरीके का देखो, ये Cl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होता है। ये फर्दर इस तरीके से आगे बॉन्ड बनाएगा, ये फर्दर Cl से बॉन्ड बनाएगा और ये फर्दर आगे बॉन्ड बनाते रहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वेपर स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इस तरीके का डाइमरिक स्ट्रक्चर बनता है, और सॉलिड स्टेट में ये मोनोमर की फॉर्म में पड़ा रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसने तो अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए डाइमराइज कर दिया, तो बोरोन के हैलाइड्स डाइमराइज क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बोरोन का साइज इतना छोटा होता है कि वो ऐसे बड़े बड़े हैलोजेंस को अपने चारों ओर, इतने सारे हैलोजेंस को अपने चारों ओर नहीं एकोमोडेट कर पाता, इसी वजह से बोरोन के हैलाइड्स डाइमराइज नहीं करते। लेकिन मेरे पास एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो डाइमराइज कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज। एक लेक्चर से लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।